हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू फिजिक्स बाय सीपी तगया। देखिए दोस्तों, हम अभी डिस्कस कर रहे थे प्रकाश चैप्टर की लाइट चैप्टर, जिसके अंदर हमने रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और जो डायग्राम्स थे आपके अवतल दर्पण से संबंधित, उसका एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो मैंने पोस्ट किया है। दैट्स वाई अगर अभी तक नहीं देखा है दोस्तों तो आप उस वीडियो को देख लें। और जो भी चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे अपवर्तन को। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अपवर्तन होता क्या है, पहला इसका वर्ड क्या है। अगर आपको ये वर्ड का मीनिंग अच्छे से क्लियर है देन यू कैन क्लियर एवरीथिंग। बिकॉज प्रकाश का अपवर्तन, जिसको अपन रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और होता क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो तिरछा होकर जाता है, तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को अपवर्तन कहते हैं। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, जैसे अपन एक छोटा डायग्राम ले लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ। ये देखिए, एक मीडियम मान लेते हैं। एक पहले ऊपर एक फर्स्ट मीडियम है, नीचे एक सेकंड मीडियम है, और कोई मीडियम हो सकता है। जैसे ऊपर वाला हमने थोड़ा डेंसर मीडियम ले लिया, यानी कह दिया सघन माध्यम है। ठीक है, और नीचे वाला माध्यम कैसा ले लिया अपन ने, विरल माध्यम ले लिया। कैसा माध्यम ले लिया, विरल। अब क्या होगा दोस्तों, विरल। ठीक है, जब प्रकाश किरण इस माध्यम प्रवेश करेगी, सघन माध्यम से, कौन से माध्यम में, विरल माध्यम में, तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, यहाँ से फैल जाएगी, बैंड हो जाएगी, अपने पथ से परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अगर विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश किरण अभिलंब के पास में आ जाती है। कहा जाती है अभिलंब के पास में। तो ये जो परिघटना है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इस परिघटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, बेसिक डिफाइन आपके सामने भी है और एक डिफाइन मैंने और कह दी है। जिसका कारण क्या है, मोस्टली दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण पूछे जाते हैं। तो कारण क्या है, जब प्रकाश, देखो ध्यान से सुनना दोस्तों, कारण क्या है इसका, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है। क्या परिवर्तित हो जाती है, प्रकाश की चाल परिवर्तित हो जाती है। इसी कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही अगले कुछ पॉइंट्स को अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रकाश परावर्तन यानी अपवर्तन के आपने जो कुछ एग्जांपल्स देखे हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों। ठीक है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। जो आपने नॉर्मली अपने एटमॉस्फेयर में, अपने आसपास हर जगह देखे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही स्विमिंग पूल, जो आपका तरण तलैया जहाँ आप तैरते हो, ठीक है, स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। यानी देखिए 6 मीटर है तो वो आपको लग सकता है कि भाई जो उसका तल है वो 5 मीटर दिख रहा हो पानी भरने के बाद में। ठीक है, और एग्जांपल देखिए, पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल वायु तथा पानी के अंतर पृष्ठ में टेढ़ी प्रतीत होती है। यानी अगर आप आंशिक रूप से किसी पात्र में जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें आप जब पेंसिल डालोगे तो क्या होगी, वो थोड़ी सी तिरछी दिखाई देगी। बाहर से देखने पर कैसी दिखाई देगी, तिरछी दिखाई देगी। यानी ये पेंसिल डाली, साइड में से देख रहे हो आप तो तिरछी हो जाएगी दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार। ठीक है, हल्की सी बैंड दिखाई देगी आपको। तो ये किसके कारण हुई, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। कांच के गिलास के अंदर आप बोतल में रखो भले ही, या बोतल के आर पार, जैसे बोतल को आप पकड़ लो, कांच की गिलास को, ठीक है, कांच की गिलास भी हो सकती है, कांच की बोतल भी हो सकती है। उसको आप पकड़ोगे तो आपके जो फिंगर्स हैं उनकी जो लाइनिंग है वो भी दिखाई देगी। अगर आप कांच के गिलास के अंदर नींबू डाल देते हो तो नींबू भी बड़ा दिखाई देगा। यानी कोई भी चीज़ बड़ी दिखाई दे रही है, यानी ये किसके कारण हुई, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हुई दोस्तों। ठीक है, कागज़ पर लिखे शब्द गिलास स्लैब से देखने पर ऊपर उठे हुए प्रतीत होते हैं, यानी थोड़े से उभरे हुए प्रतीत होते हैं। जैसे आपने अगर पेपर शीट पर पानी की बूंद गिरा दी आपने, तो जिस भी लेटर पे या जिस भी अक्षर पे वो पानी की बूंद गिरी है वहाँ पर उसका लेटर कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। तो ये सब किसके कारण हुआ है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, सामने आपको एक
कांच की आयताकार स्लैब दिखाई दे रही है, जिसे कांच का गुटका भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब इसमें इस तरफ से प्रकाश जब प्रवेश करेगा तो प्रकाश जैसे ही इसमें प्रवेश करता है, प्रवेश करने के पश्चात इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। यानी जाना तो सीधा चाहिए था, पर सीधा ना जाकर वो अपने पथ से परिवर्तित हो जाता है, विचलित हो जाता है। इधर जाएगा, इधर जाने के बाद ये फिर जब देखिए ये पहला माध्यम है, फर्स्ट मीडियम बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं अपन सेकेंड मीडियम, इसको बोल देते हैं अपन थर्ड मीडियम। और थर्ड मीडियम क्या है, ये फर्स्ट मीडियम ही है। ठीक है, तो पहले माध्यम से जब प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा तो दूसरे माध्यम जो कांच है इसके अंदर प्रवेश करने के बाद में ये अपने पथ से विचलित हो जाएगा, फिर वापस ये वायु में यानी प्रथम माध्यम में वापस से निकल जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दोनों रेखाएं यानी आपतित किरण और अंत में जो निर्गत किरण है, दोनों की दोनों परस्पर कैसी होती है, समांतर होती है। कैसी होती है दोस्तों, समांतर होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों, इनके बीच में जो एक गैप होता है इसको पार्श्विक विस्थापन भी कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए ये आपतन कोण आई हो गया। ठीक है, ये प्रथम माध्यम के लिए, दैट्स वाई इसको I1 बोल दिया। अपवर्तन कोण यहाँ पे R2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो सेकंड सरफेस है उसके लिए आपतन कोण कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा, और निर्गत कोण कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कांच की आयताकार स्लैब के द्वारा अपवर्तन है। और इससे संबंधित प्रैक्टिकल्स वगैरह आप फिजिक्स प्रैक्टिकल में भी पढ़ोगे। आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो CBSE स्टूडेंट्स है, जब लैब में जाएँ तो लैब में जाने पर बेटा आप ये ज़रूर देखना, ग्लास की स्लैब है, उससे छोटा मोटा एक एक्टिविटी होती है दोस्तों। ठीक है, जिसमें अपन लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं, पार्श्विक विस्थापन, उसको एक बार करना। ठीक है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, 5-10 मिनट का एक्सपेरिमेंट, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और 10th क्लास यानी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, उनको तो वैसे ही प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स वगैरह बनाने होते हैं, उसमें एक एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना दोस्तों, क्यों देखो प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही है, ये थ्योरी सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद अगले टॉपिक पे आते हैं अपन। देखिए, जिस प्रकार परावर्तन के भी 2 नियम थे, तो यहाँ पर भी अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्तों, 2 नियम होते हैं। और इनमें से पहला नियम तो वैसे का वैसे ही है जैसा पहले था, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। यानी 3 चीज़ें, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब है, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं और एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्नेल का नियम क्या है। प्रकाश के किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात स्थिर होता है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब है आपतन कोण क्या है, I, इसका जा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया जा। ठीक है, बहुत, क्योंकि यह आपके लिए क्या है, एक तरीके से नया है। ठीक है, दैट्स वाई अपन इसको डिस्क्राइब करते हैं आपके लिए दोस्तों। जा का मतलब होता है साइन थीटा। जा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा। अब जिस भी शब्द के आगे जा लग जाएगा उसके आगे क्या लग जाएगा, साइन लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे होता है कोजा। क्या होता है, कोजा होता है कोस। ठीक है, यानी अगर किसी भी भौतिक राशि के आगे हम अगर कोजा शब्द लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, उसके आगे कोस लग जाएगा। ठीक है, और एक होता है दोस्तों तीसरा स्पर्श जा। क्या होता है, स्पर्श जा के लिए लगता है 10। ठीक है, तो याद रहेगा दोस्तों आपको, जा मतलब साइन थीटा, कोजा मतलब कोस थीटा, और स्पर्श जा। ओके, समझ जाना दोस्तों, है ना। स्पर्श, ये श है, स्पर्श जा। ठीक है, स्पर्श जा क्या है, 10 थीटा लगता है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, 10 लग जाएगा आगे। तो यहाँ पे क्या है, आपतन कोण की जा, यानी यहाँ पे ये रहा, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात स्थिर होता है। और वो स्थिर किसके बराबर होता है दोस्तों, ये होता है अपवर्तनांकों के अपवर्तन अनुपात के बराबर। यानी बेसिकली अपन इसको क्या लिखते हैं, N2/N1 भी लिखते हैं। 12th क्लास के अंदर देखोगे आप इसको। हल्का सा एक स्टेप हल्का सा आगे बता रहा हूँ दोस्तों,
ठीक है, ताकि आपको पता रहे। और N2/N1 को N21 भी बोलते हैं। और ये क्या है, ये जो है सापेक्ष अपवर्तनांक है। और सापेक्ष अपवर्तनांक को जैसे यहाँ पे किससे लिखा हुआ है, N से भी लिखा हुआ है। और ये होता क्या है, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल तथा द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। यानी इसको आप V1/V2 भी लिख सकते हैं। और ये सूत्र आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। यानी N = V1/V2। ध्यान रहे दोस्तों, आप इस तरीके से याद कर लो, N21 = N2/N1 = V1/V2। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोस्तों, यानी व्युत्क्रम संबंध है। व्युत्क्रम संबंध कैसे, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए N2/N1 इक्वल होगा V1/V2 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए N21 क्या है, माध्यम 2 तथा माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है दोस्तों। अगले टॉपिक पर आते हैं अपन। दोस्तों देखिए, अब डिस्कस करेंगे हम अपवर्तन के कारण को, ठीक है। ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हैं थोड़ा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा ये अविलंब से दूर हट जाती है। इसको एक छोटे से कंसेप्ट से समझो आप, ठीक है। यानी सघन माध्यम का मतलब क्या है, सघन माध्यम ऐसा माध्यम है जिसमें माध्यम के कण पास पास में होते हैं, ठीक है। जैसे अपन किसी भी पदार्थ की अवस्था की बात कर लेते हैं, जिसमें एक ठोस होता है, ठोस के बाद द्रव होता है, द्रव, और इसका तीसरा रूप होता है गैस, ठीक है। पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पर जैसे ठोस के अंदर पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पास पास में होते हैं, ठीक है। द्रव में थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है। और गैस में और दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये पदार्थ की 3 अवस्था होती है दोस्तों। इनमें से सघन माध्यम कौन सा है, जिसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा पास में, ठीक है। और विरल माध्यम कौन सा, अगर मैं इन दोनों यानी ठोस और द्रव अवस्था की बात करूं तो इनमें सघन कौन है, ठोस है। क्यों, क्योंकि इसके तुलनात्मक रूप से पार्टिकल कैसे हैं, पास पास में। अगर बोला जाए कि ठोस और द्रव के अंदर से विरल कौन सा है, तो विरल माध्यम कौन सा होगा, द्रव होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, दूर दूर हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं गैस अवस्था और द्रव अवस्था की, अब इनमें से पूछा जाए कि सघन माध्यम कौन सा है, तो तुलना करो यहाँ पे। तो तुलनात्मक रूप से जो पार्टिकल से पास किस किस में है, द्रव अवस्था में, दैट्स वाई ये कैसा हो जाएगा, सघन हो जाएगा। और ये माध्यम कैसा हो जाएगा, विरल हो जाएगा। तो सघन और विरल एक तुलनात्मक अवधारणा है जिसमें तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक डायग्राम है, डायग्राम को आप और समझ लीजिए। सघन माध्यम जिसमें पार्टिकल कैसे हैं, पास पास में है, उसमें जो प्रकाश किरण होगी वो क्या होगी, थोड़ी दबाव के साथ चलेगी, ठीक है। जब ये विरल माध्यम प्रवेश करेगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश किरण, अब यह विरल कहने का मतलब पार्टिकल दूर दूर है, तो प्रकाश किरण भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और किससे दूर हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। और अभिलंब क्या होता है दोस्तों, किसी भी पृष्ठ के साथ डाला गया लंब, ठीक है। यहाँ पे 2 माध्यम है, माध्यम 1, माध्यम 2, इसके साथ जो लंब है अभिलंब, जैसा ही नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण। तो ये आपतित किरण हो गई और ये अपवर्तित किरण हो गई। यहाँ पे ये जो कोण है इसको बोलेंगे अपन I और इस कोण को बोलेंगे अपन कोण R, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं गोलीय लेंस की। अब गोलीय लेंस होता क्या है, गोलीय लेंस 2 तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हो, लेंस कहलाता है। यानी लेंस आपने देखे होंगे, चश्मे के लेंस वगैरह हो गए, स्पेक्स वगैरह में लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, किसी की एक सतह गोली होती है, किसी की दोनों सतह गोली होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गोलीय लेंस होता है जिसका कम से कम एक सतह गोलीय होनी चाहिए, ठीक है। और पारदर्शी माध्यम होना चाहिए जिसके आर पार देख सकते हैं हम। कैसे देख सकते हैं, आर पार। तो 2 तलों से घिरा कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय हो, लेंस कहलाता है। तो इसी प्रकार जैसे आपके दर्पण में हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात करी थी, तो यहाँ पर भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस होते हैं। उत्तल लेंस ये किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटा होता है। यानी अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो दोस्तों स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, ये देखिए, ये आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया इसका। अब स्ट्रक्चर यानी बीच में से कैसा है, ये मोटा है, और किनारों से कैसा है, पतला है, ठीक है। उत्तल, उत्तल शब्द से समझो आप, उत्तल का मतलब है उठा हुआ तल, ठीक है। देखिए बीच में तल उठा हुआ होता है इसका, ठीक है।
ये उत्तल लेंस हो गया, ये किनारों की अपेक्षा बीच में से मोटा होता है। अवतल लेंस की बात करें तो ये बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है। अवतल, अव मतलब धसा हुआ, तल, धसा हुआ तल यानी अवतल, यानी अंदर की ओर रहेगा दोस्तों ये, ठीक है। और किनारों से कैसा रहेगा, ये मोटा रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, आपके अवतल लेंस है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रकाश किरण को केंद्रित कर देता है। तो केंद्रित करने वाले लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। ये प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष कैसे आ जाए, समांतर आ जाए, तो समांतर आने के बाद जैसे ही प्रकाश किरण इसमें से गुजरेगी तो गुजरने के बाद एक बिंदु पर फोकसित हो जाएगी, यानी केंद्रित हो जाएगी और वहाँ से होकर गुजरेगी, ठीक है दोस्तों। चलो थोड़ा सा डायग्राम वापस बना देते, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये हमने डायग्राम वापस बना लेते हैं। प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर है, तो समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। जिस बिंदु से गुजरेगी उसको फोकस बिंदु बोलेंगे। अरे यार भाई क्यों बेइज्जती करवा रहा है, सही बना रहे। हाँ ये लो भाई, ये गुजरेगी यहाँ से, तो ये हो गया फोकस बिंदु, ठीक है। ऐसे अपसारी लेंस बोलते हैं दोस्तों किसको, अवतल लेंस को। तो अवतल लेंस में क्या होता है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो प्रकाश किरण क्या होती है दोस्तों, फैल जाती है और फैलने के बाद बाहर प्रसारित हो जाती है, ठीक है। तो ये वास्तविक रूप से यहाँ बाहर तो मिलेगी नहीं, तो इसका जो फोकस होता है वो पीछे की तरफ होता है और यहाँ जाकर ये मिलती है। तो ये हो गया दोस्तों अवतल लेंस, और ये पसार रहा है यानी फैला रहा है प्रकाश को, इसलिए इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपसारी लेंस। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस के लिए किरणार्क के नियम। अपन अब नियम को पढ़ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि दर्पण में नियम था वैसे यहाँ पर है, पर दर्पण परावर्तन पर आधारित है और लेंस अपवर्तन पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो पहला नियम क्या है इसका, बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरती है, यानी दूसरी तरफ चल जाएगा। परावर्तन में टकराकर वापस उसी तरफ आ जाती है, और अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरण अंदर प्रवेश करती है और दूसरी तरफ निकलती है। तो प्रकाश किरण आई, आने के बाद जो मुख्य अक्ष से समांतर थी वो एक बिंदु से गुजर गई, उस बिंदु को अपन क्या बोलेंगे, फोकस बिंदु बोलेंगे। कौन सा बिंदु बोलेंगे दोस्तों, फोकस बिंदु। इसी का अपोजिट दूसरा नियम होता है दोस्तों, अगर प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरे, किससे गुजरे दोस्तों, फोकस बिंदु से, तो फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, निर्गत होती है, ठीक है दोस्तों। इसका डायग्राम को देख लेते हैं अपन। ये देखिए डायग्राम। तो यहाँ पर जब प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा दोस्तों, सॉरी अपवर्तन के बाद क्या होगा दोस्तों, ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तीसरा नियम, ठीक है। तीसरा नियम किस प्रकार है, लेंस प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। यानी अगर प्रकाश किरण ध्रुव से निकल जाए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। दर्पण में इसको बोला जाता है ध्रुव और लेंस में इसको बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र, और इसको ओ से व्यक्त किया जा सकता है, वैसे पी से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ABCD A to Z कुछ भी लिखो आप, अल्फा बीटा गामा थीटा लैम्डा थैम्डा जो भी है। तो यहाँ पर हमने इसको ओ से इंगित किया है, इसको बोला क्या जाता है, प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। तो प्रकाशिक केंद्र से निकलने वाली गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने 3 नियम पढ़े। 3 नियम के अंदर आप कोई से भी 2 नियम का इस्तेमाल करके आप प्रतिबिंब बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक इसमें से अभी सी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसी नियम से आप सारे प्रतिबिंब बना लोगे। अब देखिए दोस्तों, तो अलग अलग अपन टेबल की बात कर लेते हैं। बिंब की स्थिति कहाँ हो, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब का आकार कहाँ होगा, ठीक है। तो इससे संबंधित पूरी संपूर्ण टेबल की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल अपन ने कितने पॉइंट्स लिए बेटा, 6 पॉइंट लिए हैं। चल भाई छोटा हो जा, हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है। अगर वस्तु जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे कंपैरिजन देखना आप, जैसा अवतल दर्पण में हमें प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त होती है वैसी ही स्थितियाँ हमें उत्तल लेंस में प्राप्त होती है। तो अवतल दर्पण की सभी स्थितियाँ, अगर अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में से किसी भी एक की स्थितियाँ आपको याद हो गई तो वो दोनों जगह काम में आ सकती है, ठीक है दोस्तों।
वैसा का वैसा आभासी वास्तविक सेम टेबल है, ठीक है। बट जो अवतल दर्पण है वो परावर्तन पर डिपेंड करता है, और जो आपका लेंस है उत्तल लेंस वो अपवर्तन पर निर्भर करता है, अपवर्तन के नियम का पालन करता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बिंब की स्थिति कहाँ हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, फोकस पर दूसरी तरफ जाएगी दोस्तों, ठीक है। F2 इसलिए लिखा है क्योंकि दूसरी तरफ है। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, अत्यधिक छोटा होगा। प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी, आभासी तथा उल्टा होगा। देखो दोस्तों प्रतिबिंब, तो अब देखिए अनंत पर है, अपन इसको एक छोटा सा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण कहाँ से निकल जाएगी, फोकस बिंदु से निकल जाएगी दोस्तों। कहाँ से निकल जाएगी, फोकस बिंदु से, और जिस बिंदु से गुजर रही है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं, ठीक है। बहुत छोटा होगा, वास्तविक होगा, वास्तव में रेखाएं काट रही है एक दूसरे को, तो दैट्स वाई प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ओके, यहाँ पे बाई मिस्टेक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। ये आभासी नहीं है, वास्तविक है। कैसा है दोस्तों, वास्तविक। यह आपको वास्तविक करना है। क्या करना है दोस्तों, वास्तविक। वास्तविक मतलब रियल बन रहा है, क्यों, रियल में काट रही है ये। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। 2F से परे, 2F1 यानी F1 इस तरफ है इसलिए, ठीक है। तो 2F1 से परे हो तो प्रतिबिंब का बनेगा F2, और 2F2 के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और इसके जस्ट आज के लेक्चर के बाद में एक वीडियो पोस्ट करूंगा दोस्तों, जिसके अंदर अपन उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले जितने प्रतिबिंब हैं उनका प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे विद स्केल पेंसिल, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में अपन उसके डायग्राम्स बनाएंगे दोस्तों। तो दैट्स वाई वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियो आज शाम को ही लॉन्च कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए 2F1 पर हो, 2F1 जिसको हम कह सकते हैं C कहते हैं हम, ठीक है। 2F1 पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर बनेगी, समान साइज होगा, वास्तविक होगा प्रतिबिंब और उल्टा होगा। F1 और 2F1 के बीच में अगर वस्तु हो तो प्रतिबिंब 2F से परे बनेगा, विवर्धित बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, इधर आभासी वाला पॉइंट आपको हटाना पड़ेगा, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। या कैसा आएगा, वास्तविक आएगा। वस्तु कहाँ हो, F1 पर हो। अब देखिए दोस्तों, फोकस पर अगर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, अनंत पर प्राप्त होता है। और आकार कैसा होगा, अत्यधिक विवर्धित बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर वस्तु कहाँ हो दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। यदि वस्तु कहाँ पर हो दोस्तों, फोकस बिंदु पर हो, फोकस और P के बीच में, जिसको अपन प्रकाशिक केंद्र बोल देते हैं, जिसको O बोला है हमने यहाँ पे, यानी फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ होगा, प्रतिबिंब जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ बनेगा, ठीक है। बड़ा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। याद आया दोस्तों, इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट से रिवाइज कराता रहूँगा मैं आपको। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। अभी देखिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कंप्लीट देखें वीडियो को, आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई आपका डाउट हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, इन सब पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। फिजिक्स बाय CP तगाया से ही मैं यहाँ पे जहाँ ढूंढोगे, भले गूगल सर्च कर लो भैया, फिजिक्स बाय CP तगाया से अपन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और जिस भी प्लेटफॉर्म से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कीजिए और डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके दोस्तों, अगले पॉइंट पर आते हैं हम। तो डायग्राम्स वगैरह देख लिए दोस्तों, अब इसके प्रतिबिंब किरण आरेख अपन चित्र वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है दोस्तों, जब प्रकाश किरण कहाँ हो, वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, फोकस बिंदु पर, ठीक है। अगर वस्तु कहाँ हो दोस्तों, 2F से परे हो, 2F से परे हो तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F और 2F के बीच में बनेगा, यानी F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। अगर वस्तु कहाँ हो दोस्तों, C पर हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C पर बनेगा, यानी C1 पर है तो C2 पर प्रतिबिंब बनेगा। और अगर वस्तु F और C के बीच में है, ठीक है, F1 और C1 के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, 2F2 के पीछे बनेगा, बड़ा होगा। कैसा होगा दोस्तों, बड़ा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा। यहाँ पे कैसा है, बराबर है, यानी यहाँ पे आवर्धन की बात करें तो m = -1। अब देख लो, याद कर लो दोस्तों, अगर आपने इससे पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ जाकर देखें,
पार्ट 3 को, जिसमें हमने चिन्ह परिपाटी वगैरह सब कुछ सिखाया है, जहाँ पे प्लस माइनस कब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे m यानी जो मैग्नीफिकेशन वो कितना होगा, m इज इक्वल टू -1 होगा। और माइनस क्यों लग रहा है, बिकॉज वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का चिन्ह ऋणात्मक होता है, और एक इसलिए है क्योंकि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बराबर है, ठीक है। और डायग्राम्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए 2 डायग्राम और। जब वस्तु कहाँ हो दोस्तों, वस्तु फोकस बिंदु पर हो, और जब वस्तु फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, अनंत में बनेगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा होगा। लास्ट एंड फाइनल है दोस्तों, अगर वस्तु कहाँ हो बेटा, प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में हो, ठीक है, तो इस स्थिति के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु की तुलना में बड़ा होगा। प्रकाश किरण क्या होगी, जब इसका अपवर्तन होगा तो ये फैल जाएगी, फैलने के बाद इधर तो मिलने से रही, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ाने पर इसका एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे, अब हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अवतल दर्पण सॉरी अवतल लेंस, ठीक है, फ्लो में हो जाता है दोस्तों, बाई मिस्टेक है ना, इंसान हूँ, माफ़ कर दो यार, ठीक है। वैसे तो मेरी माफ़ी, जो मेरी गलती थी वो माफ़ी के काबिल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मैंने सुधार ली है, अब तो माफ़ कर दो यार, ठीक है। इधर आ जाओ, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस में क्या होता है दोस्तों, इसके किरण आरेख की बात करते हैं अपन। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाए अनुसार लेंस के उस ओर स्थित, यानी उसी ओर, यानी उसी तरफ, ठीक है, यानी F1 से गुजरेगी, स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है, ठीक है दोस्तों। क्या है इसका मतलब, क्या है अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डायग्राम के अंदर। प्रकाश किरण का आ रही है दोस्तों मुख्य अक्ष से समांतर, तो प्रकाश किरण तो फैल जाएगी। अब फैलने के बाद इसके पथ को पीछे बढ़ाना पड़ेगा, तो जिस तरफ वस्तु थी उसी तरफ इसका फोकस होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला नियम है इसका। दूसरा नियम देखते हैं दोस्तों। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम इसका अपोजिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब प्रकाश किरण कहाँ हो दोस्तों, या देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर उन्होंने आपतित किरण इस तरफ ली है, ठीक है, आपतित किरण मुख्य अक्ष से समांतर है। पहला क्या था दोस्तों, पहला था जब प्रकाश किरण कहाँ हो, फोकस बिंदु से गुजर रही है तो मुख्य अक्ष से कैसे हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। पहला नियम ये था क्या भाई, दिखाइए और एक बार, जस्ट ए मिनट। मुख्य समांतर थी, हाँ, फोकस से गुजर गई, ठीक है। अब कहाँ से गुजार रहे हो भैया, वे तेरी पुपाड़ी बजाऊँ साले ने, ओके, बाय मिस्टेक दोस्तों, PDF में थोड़ी सी एरर है, ठीक है, आपसे माफ़ी चाहता हूँ, फिर से मेरी भूल को क्षमा करें। यहाँ पर हल्का सा डायरेक्शन वाला मैटर रहेगा दोस्तों, है ना। ये देखिए, अगर वस्तु का हो फोकस बिंदु से आपतित हो रही हो, ठीक है, यानी फोकस बिंदु पर आपतित होनी चाहिए, ठीक है। अगर फोकस बिंदु पर आपतित होगी तो दूसरी तरफ होगा दोस्तों इसका फोकस, तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। मुख्य अक्ष से कैसे गुजर जाएगी दोस्तों, समांतर गुजर जाएगी। यानी अगर प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है तो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी, और अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी दोस्तों, फोकस बिंदु से। और फोकस बिंदु कहाँ पर, इसका आभासी फोकस बिंदु है, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला पॉइंट की बात करते हैं, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली, ठीक है, ये देखिए प्रकाशिक केंद्र से गुजारो, सीधा सीधा गुजर जाएगी, ठीक है, जहाँ से आएगी उसी रास्ते में पहुँच जाएगी, उसी गेले गेले निकल जाएगी। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। समझ में आया दोस्तों। अगले पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर अपन साइज वगैरह प्रतिबिंब की जो प्रकृति वगैरह उसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी सारणी की बात कर लेते हैं। सारणी नहीं, इट्स सारणी, हाँ। तो आइए दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने क्रम संख्या, जैसा कि अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन ये भी है, जैसा उत्तल दर्पण में होगा वैसा ही अवतल लेंस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अगर वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, अत्यधिक छोटा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। ये मुख्य अक्ष से समांतर आई थी प्रकाश किरणें, विसरित हो गई, फैल गई, और प्रकाश जो इसका प्रतिबिंब बना वो फोकस बिंदु बना, जो कैसा होगा, आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, फोकस से बन रहा है, यानी वस्तु की तुलना में बहुत छोटा है,
ठीक है, अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर वस्तु का हो अनंत, यानी अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ के बीच में हो, यानी पीछे कहीं भी रख दो आप, ठीक है, इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, F1 और O के बीच में बनेगा। ठीक है, इसके डायग्राम को भी अपन रिव्यू कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले समझ लेते हैं ना, छोटा होगा, आभासी और सीधा होगा, यानी इसमें हमें सारे प्रतिबिंब आभासी मिलेंगे, सीधे मिलेंगे, वस्तु की तुलना में छोटे मिलेंगे। वस्तु की तुलना में कैसे मिलेंगे, छोटे। अब देखिए अपन इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। लो भैया, डायग्राम साहब प्रस्तुत हो गए हमारे सामने। यहाँ पे प्रकाश किरण कैसी है दोस्तों, जो वस्तु है ओ और इसके पीछे की तरफ है, यानी बीच में आगे भी CF, भाई आप CF ले लो, 2F से परे ले लो, ठीक है, C और F के बीच में ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को जहाँ भी हमारे को, जहाँ इस स्थिति में जब हमें प्रतिबिंब मिलेगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा और प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो गोले लेंस के लिए अपन चिन्ह परिपाटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी क्या है दोस्तों, वैसी की वैसी चिन्ह परिपाटी है, बट ध्यान रहे वस्तु यानी बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक मानी जाती है, U इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, तो लेंस के लिए हम गोलीय दर्पण जैसी ही चिन्ह परिपाटी काम में लेते हैं। यानी यहाँ पर एक लेंस का डायग्राम ले लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, बाईं तरफ हमने वस्तु रखी है, ठीक है, यहाँ से आने वाले प्रकाश किरण। अब देखिए दोस्तों, वस्तु की दूरी यहाँ पे कैसी होगी दोस्तों, U, जो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अब ये प्रकाश किरण यहाँ से गुजर रही है, दैट्स वाई ये फोकस बिंदु हो गया। अगर मैं फोकस दूरी की बात करूँ तो फोकस यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो दैट्स वाई फोकस दूरी कैसी होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि ये दाईं तरफ है। अगर हमें, और सभी दूरियाँ कहाँ से मापी जाती है दोस्तों, केंद्र से मापी जाती है, वहाँ ध्रुव से मापी जाती है दर्पण के अंदर, और लेंस के अंदर कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से, यानी प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती है। तो हमें यहाँ से शुरू करके इधर जाना पड़ेगा। बाईं तरफ वाली दूरियाँ ऋणात्मक होगी और दाईं तरफ वाली दूरियाँ धनात्मक होगी। वस्तु की ऊंचाई जो है, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक है, और अगर मुख्य अक्ष से नीचे है तो ऋणात्मक हो जाएगी। यानी H और H डैश वाला फंडा है, मुख्य अक्ष से ऊपर रहा तो H को धनात्मक माना जाएगा, और मुख्य अक्ष से नीचे बनता है, उल्टा बनता है, तो इस केस में अपन H डैश को कैसा मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेंस सूत्र की। ठीक है, तो लेंस सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लेंस सूत्र है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो यहाँ पर जो हमने एक कंपैरिजन देखा दोस्तों, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र के बीच में एक बार तुलना कर लो आप। तो दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/, अरे रुक रहे, तेरे क्या लफड़ा है, इधर आओ भाई, इसके सही में लफड़ा है, चलो कोई नहीं, आ जाओ। तो लेंस सूत्र में क्या होता है दोस्तों, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है। यहाँ पर नेगेटिव सिंबल आता है। अगर दर्पण सूत्र की बात करूँ तो दोस्तों क्या होता है, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है। ये किसके लिए है दोस्तों, दर्पण के लिए है। किसके लिए है, दर्पण के लिए। कंपेयर करके पढ़ोगे दोस्तों आप जल्दी याद होगा। ठीक है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन्स क्यों क्यूरेट होते हैं, क्योंकि हर टॉपिक को अपन अलग अलग पढ़ते हैं, और हमेशा फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में आप टॉपिक्स को रिलेट करके पढ़ो। जितना ज़्यादा आप 2 या 2 से अधिक टॉपिक्स को आप रिलेट करके पढ़ोगे, उनके बारे में उतना ही अच्छे से समझ में आएगा और लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, और ऐसा याद रहेगा दोस्तों कि आप उसको भूलोगे भी नहीं। ठीक है, रात में उठाया मम्मी ने, बेटा उठ लेंस सूत्र बता, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें भी आवर्धन होता है भैया। ठीक है, जैसा दर्पण में होता है वैसा यहाँ भी होता है, बस सूत्र थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, फिर से मैं स्लाइड को क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। क्लियर हो जा भाई, जिन बाबा क्लियर हो गया। ओके, आवर्धन पे आ जाओ दोस्तों। तो आवर्धन होता क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात होता है, जिसे HI/HO भी बोलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पर, तो M इज इक्वल टू V/U। अब देखिए यहाँ पे कंपेरिजन देखो आप। ठीक है, तुलना बताता हूँ मैं आपको। तुलना क्या है, दर्पण की बात करते हैं। तो दर्पण के अंदर जो आवर्धन का जो सूत्र होता है, M इज इक्वल टू, ध्यान से देखना दोस्तों, M इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू माइनस का V/U होता है। क्या होता है दोस्तों, माइनस का
ये इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, हाँ माइनस अलग दिख जाएगा अब, तो माइनस का v अपॉन यू, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस का v अपॉन यू है, ये डिफरेंस है, याद रखना। तो लेंस के लिए प्लस v अपॉन यू आता है और दर्पण के लिए माइनस का v अपॉन यू आता है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों जिसमें अपन किसकी बात करेंगे, लेंस की क्षमता की। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर, ठीक है। अब देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, सस्पेंस को क्यों क्लियर कर रहे हैं अपन, वीडियो देखो भाई। अब देखिए दोस्तों, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को ही उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आपको अगर ये बड़ी लैंग्वेज याद हो तो वेल एंड गुड, और नहीं याद हो तो नीचे वाली लाइन भी देख लो आप। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, यानी लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी P इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1/f होता है, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/f। तो लेंस की क्षमता का जो ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, वो क्या होता है, डायप्टर होता है, जिसे अपन 1D भी लिखते हैं, D से लिखा, कैपिटल D से लिखा जाता है। और 1 डायप्टर, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है 1 डायप्टर क्या होगा दोस्तों, तो हम जैसा कि हमने इससे पहले भी बात करी थी, हमें सूत्र लिखना है जब भी पूछा जाए परीक्षा में कि 1 डायप्टर किसे कहते हैं और 1 डायप्टर से क्या अभिप्राय है, ये पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो सूत्र याद होना चाहिए, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो P 1 कब होगा, 1 डायप्टर कब होगा, जब फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, 1 मीटर होगी। यानी यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लस और माइनस वाला फंडा भी है। फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है उत्तल लेंस की, ठीक है। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। तो हम +1D, अगर ऐसे +1D लिखा हुआ जाए तो +1D का मतलब क्या हो गया, ऐसा उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, उस लेंस की क्षमता या उस उत्तल लेंस की क्षमता +1 डायप्टर होती है, +1D होती है, ठीक है दोस्तों। तो उत्तल लेंस के लिए अगला पॉइंट भी यही है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो अगला पार्ट है दोस्तों, इसके अंदर हम सारे क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसके देखिए, परावर्तन से संबंधित क्वेश्चंस को अपन डिस्कस कर चुके हैं, अपवर्तन संबंधित जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। दैट्स वाई वीडियोस देखते रहें आप, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।